नमस्कार क्लास, मैं मनु चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में हम बात कर रहे हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था की। यानी हमारी जो किताब चल रही है उसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इस किताब के अंदर हम 7 चैप्टर कंप्लीट पढ़ने के बाद हमने 8वां चैप्टर शुरू किया और इस चैप्टर का नाम आप देख ही रहे, परिवहन और संचार। इसका आज लेक्चर नंबर 3 है। हम परिवहन की बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लास्ट में हम संचार को भी देखेंगे लास्ट वाले लेक्चर में। लेकिन परिवहन क्या है? परिवहन का मतलब किसी वस्तु को ढोकर या उठाकर ले जाना परिवहन है और ये कई प्रकार का होता है। वायु परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन। रेल और सड़क दोनों स्थल परिवहन में आते हैं। तो फिर बचता कौन है? वायु परिवहन और जल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। तो इस प्रकार के परिवहनों की बात करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और आज जो विशेषता हम इस लेक्चर 3 में परिवहन से संबंधित जो बात करने वाले हैं वो भारतीय छुक 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 करती हुई रेलगाड़ी की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले? आज हम रेल मार्ग को बड़े करीब से समझेंगे, दिल से, मस्ती से, शानदार तरीके से भारतीय रेलवे को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय रेलवे को जो डेवलप करने वाले थे, जो विकास करना चाहते थे, वो थे अंग्रेज। अब आप कहेंगे सर अंग्रेजों ने उद्योगों को विकसित नहीं किया, इसको क्यों करना चाहते थे? अरे इसीलिए तो उद्योगों को विकसित नहीं किया उन्होंने, क्योंकि इससे माल ले जाते थे वो। भारत में जितना भी कच्चा माल होता था यानी रॉ मटेरियल होता था, उसको पक्का माल बनाने के लिए विदेशों में जाना पड़ता था। अब सवाल ये सर क्या ट्रेन विदेश में जाती है? नहीं, विदेशों में तो एरोप्लेन्स वगैरह, जलपोत वगैरह, नावें वगैरह जाया करती है, लेकिन नाव के उस बंदरगाह तक, एरोप्लेन्स के उस एयरपोर्ट तक माल को जो कच्चे क्षेत्र, उन क्षेत्रों से कच्चे माल को जो पहुंचाने का कार्य करती थी वो रेलें करती थी, ट्रेनें करती थी, रेल मार्ग करती थी, है ना। ये छुक 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 करती करती है ना, भारत को लुटाने में इसने बहुत सहयोग किया रेल मार्ग ने ना। ये उस समय ही डेवलप होने लग गया था। तो रेल मार्ग कब चला, क्यों चला, कैसे चला, सारी चर्चाएं आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। बहुत डिटेल से इसको पढ़ने वाले। शुरू करते हैं आज के इस मजेदार लेक्चर को। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? बहुत ही प्यारी चीज देख रहे हैं, रेल परिवहन। सबसे पहले रेल जो है वो महाराष्ट्र के बॉम्बे में चलाएगी। कहां चलाएगी? महाराष्ट्र की मुंबई में चलाएगी। कहां चलाएगी भाई? महाराष्ट्र की मुंबई के अंदर सबसे पहले रेल चलाएगी। देखो ये है मुंबई, जिसको हम मुंबई कहते हैं, मुंबई। यहां सबसे पहले रेल जो है ट्रायल के लिए चलाएगी, यहां से लेके थाने तक। कहां तक? एक जगह पड़ती है थाने, यहां तक महत्तर 34 किलोमीटर के लिए। कितने किलोमीटर के लिए? 34 किलोमीटर के। कब की बात बता रहा हूं? 1853 में। कब की? 1853 की बात बता रहा हूं। ये ईस्वी पूर्व है क्या? ईस्वी हो गया, ईस्वी पूर्व तो क्या ही होगा, है ना, ईस्वी। यानी सबसे पहले ट्रायल के लिए अंग्रेजों ने रेल चलाई। अंग्रेज रेल ज्यादा कहां चलाना चाहेंगे? या तो मुंबई में चलाना चाहेंगे क्योंकि वहां पे बंदरगाह है, या कोलकाता में चलाना चाहेंगे, या चेन्नई में चलाना चाहेंगे। यानी जहां ज्यादा बंदरगाह होंगे, बंदरगाह मतलब पोताश्रय, पोताश्रय मतलब नाव जहां रुकती है। जैसे टेम्पू जहां रुकता है टेम्पू स्टैंड होता है, बस जहां रुकती है बस स्टैंड होता है, रेल जहां रुकती है रेलवे स्टेशन होता है। वैसे ही नावें जहां रुकती है वो नाव स्टैंड नहीं कहलाकर बंदरगाह या पोताश्रय कहलाता है। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए। अब जो बंदरगाह और पोताश्रय जहां पे बने हुए हैं वहां के पास आके ट्रेन रुकती। कहां से आ रही है ट्रेन? ट्रेन अलग अलग स्थानों से आती थी, लेकिन ट्रायल के लिए सबसे पहले बॉम्बे में ही चलाया गया। तो बॉम्बे से लेके थाने तक 1853 में एक ट्रायल के लिए ट्रेन चलाएगी जो मात्र 34 किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी। और सबसे पहले टारगेट कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को इसलिए लिया गया क्योंकि यहां पे बंदरगाह है और पूरे भारत से कच्चा माल लाया जाएगा, इन बंदरगाहों पर उतारा जाएगा, यहां से फिर नाव में लोड होगा, लोड होके विदेशों की तरफ चला जाएगा और वहां जाके उसका विनिर्माण होगा। उद्योगों में हमने पढ़ा था इस चीज को। वहां से तैयार माल पैदा होगा और फिर पुणे वो भारत की तरफ लौटेगा माल। यानी यहां से बाल बाहर गया मतलब हमने उसको बाहर भेजा है और वापिस आ रहा है मतलब आयात हुआ। भारतीयों की जेब खाली करने का तरीका है ये। यानी यहां से जैसे तिल यहां है, तेल कहीं बाहर से आ रहा है। कैसे? तिल यहां से गए, तेल बना हुआ, क्योंकि भारत में उद्योग नहीं थे। हमने देखा जब उद्योग पढ़ा जब कि आजादी से पहले भारत में मात्र 9 या 10 उद्योग ही थे जो अंग्रेजों ने उस समय निर्मित किए थे और वो भी पूरी तरह से सक्षम नहीं थे हर चीज में। अंग्रेजों ने वही उद्योग भारत में लगाए जिसका उत्पादन करना विदेशों में संभव नहीं था, जैसे जूट उद्योग,
कपास उद्योग, सीमेंट उद्योग, वो सब उनको यहाँ मजबूरी में लगाने पड़े। बाकी आप बड़े बड़े उद्योग देखो उन्होंने बाहर ही जाके लगाए, क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि किसी ना किसी प्रकार का, किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब उन्हें ना हो, और भारतीयों की जो जेब कैसे खाली करनी है तैयार माल लाकर, तो वो ऐसा किया करते थे। तो इसलिए ट्रेनों को विकसित करना चाह रहे थे ताकि बंदरगाह तक पहुंचा जा सके, ठीक है ना। तो बंदरगाह भी विकसित करेंगे, नावें भी विकसित करेंगे, सारा काम करेंगे अंग्रेज। अब बात यहां तक आती है कि भारत में रेलवे का प्रारंभ 1853 ईस्वी में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर पहली रेलगाड़ी चलाई गई। हमने डायग्राम के माध्यम से इसको समझ लिया कि ये रेल है, मुंबई से चली है, थाने तक आई है और 34 किलोमीटर टोटल चली है। कितनी चली है? और 1853 में इसे चलाया गया, ठीक है। प्रारंभ में भारतीय रेलवे का विकास अंग्रेजों द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अंग्रेजों द्वारा इस रूप में किया गया ताकि कच्चे माल को निर्यात हेतु, कच्चा माल मतलब ये कच्चा माल क्या है अभी बात कर ही रहते हैं हम, को निर्यात हेतु यानी बेचने के लिए, निर्यात हेतु बेचने के लिए कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जैसे 3 मुख्य बंदरगाह है ये भारत के, जैसे बंदरगाह और नगरों तक पहुंचाया जा सके। अब बात को समझो, जैसे कि कच्चा माल खेतों में उत्पादित हो रहा है, उसको एक पास की सिटी में एकत्रित किया गया, उसको ट्रेन में लोड किया गया और वो माल सीधा बॉम्बे या कोलकाता या चेन्नई पहुंचा दिया जाएगा। वहां से सीधा बंदरगाह में लोड होगा, बंदरगाह से सीधा नाव में लोड होगा और सीधा विदेशों में चला जाएगा। ये जो कच्चा माल आप समझ रहे हैं, रॉ मटेरियल, इससे नया माल बनाया जाएगा। इस चीजों को हम उद्योग में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है। ये रेल परिवहन की लंबी कहानी है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद रेल मार्गों के विकास पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया क्योंकि ये परिवहन का सस्ता, तिरुगामी और सुरक्षित साधन है। जब भारत आजाद हो गया उसके बाद भी हमने रेलों को वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि इसका कलर आजकल चेंज आने लग गया धीरे धीरे। नई नई ट्रेनें, वंदे भारत जैसी ट्रेनें है ना, बुलेट ट्रेनें, कई ट्रेनें चल गई। ट्रेनें जो है अब अपडेट होने लगी है। जब तक अपडेट नहीं हुई तो पुरानी वही घिसी-पिटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ट्रेनें बनाया करते थे, रेलवे बनाया करते थे। तो अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा है ना। बिना टिकट के यात्रा करने के कारण बेचारा रेलवे हमेशा लॉस में रहा, तो अपडेट कैसे लाता। अब रेलवे के निजीकरण की बातें भी चलती है। कुछ लोग कहते हैं गलत है, कुछ लोग कहते हैं सही है, लेकिन जिसने पिछले लेक्चर में मेरे से वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण पढ़ा है वो कहेगा ठीक है साहब इसका निजीकरण कर दो, क्योंकि किसी देश के लिए निजीकरण भी आवश्यक होता है, ठीक है ना। निजीकरण क्या होता है? मतलब सारा सेक्टर प्राइवेट हाथों में चला जाना, सरकारी नौकरी का झंझट ही नहीं। नहीं, IAS वाईएएस बनोगे वो तो रहेगी सरकारी नौकरी, है ना, क्योंकि वो तो देश को चलाने वाला सिस्टम होता है, ठीक है ना। बाकी नौकरियां छोटी वोटी आती है जो सारी खत्म हो जाएगी। सर ये तो गलत हो जाएगा, मैं तो शुरू से ही पढ़ रहा हूँ, नौकरी लगना चाह रहा हूँ, है ना। तो मतलब नौकरियां रहेगी लेकिन वो गवर्नमेंट जो टैग है वो हट जाएगा निजीकरण के माध्यम से। इससे क्या होगा? बिना टिकट कोई यात्रा करेगा क्या? नहीं करेगा। प्राइवेट कंपनी वाले पकड़ लेंगे 2 मिनट में। सरकारी चीज को तो हर कोई अपनी जागीर समझ लेता है, लेकिन प्राइवेट चीज रहेगी तो हर व्यक्ति ध्यान रखेगा उसका, यार मेरे को मार देंगे, पीट देंगे, कुछ कर देंगे। सरकार से तो हम मतलब डरते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर प्राइवेट हाथों में चली जाती है तो बिना टिकट यात्रा करके दिखाओ। दूसरा, इसका डेवलपमेंट भी हो पाएगा अगर पैसा आएगा तो, क्योंकि वो अच्छा रखने का प्रयास करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री इसके अंदर बैठे। तो निजीकरण के पक्ष में भी तर्क हो सकते हैं और विपक्ष में भी हो सकते हैं, लेकिन इंटरनल गहराई से अगर पढ़े हम निजीकरण को तो वास्तव में निजीकरण जो है कुछ चीजों में होना चाहिए और कुछ में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे भारतीय सेना, इसका कभी भी निजीकरण नहीं होना चाहिए और ना किसी ने सोचा है और ना कोई करेगा, क्योंकि भारतीय सेना तो हार्ट है पूरे देश का, है ना, सुरक्षा करती है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद रेल मार्ग के विकास पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया क्योंकि ये परिवहन का सस्ता और तिरुगामी और सुरक्षित साधन है। सबसे पहला तो सबसे ज्यादा, सबसे जो सस्ता पड़ता है वो तो कौन सा परिवहन है? जल परिवहन। लेकिन ये भी क्या है? सस्ता है, लेकिन सबसे सस्ता नहीं है। कुछ 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो सबसे सस्ता परिवहन, सबसे सस्ता, इसको लिख लेना आप अलग से, परिवहन, सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है बताओ? जल परिवहन, जल परिवहन, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी, सबसे तिरुगामी परिवहन कौन सा होगा बताओ? वायु परिवहन।
तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। अब जैसे आपने यहाँ देखा सस्ता, तो ये सिर्फ सस्ता है, सबसे सस्ता नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि सस्ता ही नहीं। दूसरा तिरुगामी भी होता है, तो इसके लिए भी तिरुगामी कर रहे हैं, लेकिन आप याद रखें कि सबसे ज्यादा तिरुगामी कौन होता है? वायु परिवहन। एरोप्लेन ज्यादा तेज चलता है या ट्रेन चलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन बिल्कुल धीमी चलती है, तो इसके लिए तिरुगामी तो यूज कर सकते हैं। तो सस्ता, तिरुगामी एवं सुरक्षित साधन। कैसा? सुरक्षित। कैसा भाई? सुरक्षित। यानी रेलवे को सबसे सुरक्षित माना जाता है। रोडवेज हो गए, रेलवे हो गया, इनमें यात्रा करना सुरक्षित माना जाता है। अब रोडवेज तो सड़क परिवहन में आ गया, लेकिन सरकारी बस रहने के कारण इसको सुरक्षित माना गया, तो इनको सुरक्षित माना गया है। हालांकि रेलवे पे हमले होते हैं, रेलवे में जो है दुर्घटनाएं भी होती है, हर चीज में होता है वो तो, लेकिन फिर भी सबसे सुरक्षित जिसको माना गया है वो भारतीय रेलवे को माना गया है। किसको माना गया है? भारतीय रेलवे को। तो सस्ता है, तिरुगामी है और सुरक्षित है। भारत में रेलवे का प्रबंधन भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतिम मॉड्यूल द्वारा किया जाता है। यानी भारत में अलग से रेल मंत्रालय है, उसके द्वारा इसका देखरेख किया जाता है। और जो भारतीय रेलवे है इसके अलग अलग जोन बने हुए हैं। जोन का मतलब होता है हेड ऑफिस बने हुए, जोन बने हुए हैं। अब आप कहेंगे सर जोन क्या है? कुछ देर बाद इन्हीं की बात करेंगे हम। ये 18 होते हैं, टोटल कितने होते हैं? यानी भारत में 18 मुख्यालय रेलवे के, रेल मंत्रालय के अंदर, रेल मंत्रालय जो है उसके अंडर में 18 मुख्यालय बनाए गए हैं जो भारत की रेलवे की देखरेख करते हैं। तो ये भी हम देखेंगे कुछ देर बाद, ठीक है। आगे देखिए, ये आए गए, ठीक है ना। प्रबंधन की सुविधा, यानी रेलवे को मैनेज करने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए, उसकी सुरक्षा के हिसाब से, उसके आवागमन के हिसाब से और उसके विकास के हिसाब से भारतीय रेलवे ने उसको 18 जोनों में बांट रखा है। 18 डिवाइडेशन कर रखे हैं इसके। और ये डिवाइडेशन कहते हैं बच्चे याद ही नहीं होते, बहुत आसान है इनको याद करना, मजे के साथ याद करेंगे इसको। कैसे याद करेंगे? मजे के साथ। यानी 18 जोन होंगे और जो सब एक से ही दिखते हैं। देखो आप, उत्तर पश्चिम दक्षिण, दक्षिण मध्य, मध्य दक्षिण, उत्तर पश्चिम पश्चिम, ऐसे ऐसे करके, है ना। दिशाएं सब मैच होती रहती है, लेकिन कोई भी दिशा डबल रिवाइज नहीं होगी। जैसे कि यहाँ उत्तर रेलवे आ गया तो अगले में उत्तर मध्य आ सकता है, उत्तर पश्चिम आ सकता है, उत्तर दक्षिण आ सकता है, उत्तर दक्षिण मध्य आ सकता है, लेकिन उत्तरी रेलवे दोबारा रिपीट नहीं होगा। समझ गए ना? कितने जोन है? 18। और ये आपको याद करने चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे नहीं कि ऐसे काम चल जाएगा सर किताब में तो आधे दे रखे हैं, हम आधे याद कर ले, तो फिर आगे याद करने पड़ेंगे। अभी याद कर लोगे तो अच्छे परसेंटेज प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट, IAS वाईएएस का सपना लेके चलते हो कि नहीं चलते हो? चलते हैं ना, तो याद करते हैं। आओ, जोन, सबसे पहला जोन है उत्तरी रेलवे। कौन सा है? उत्तरी रेलवे। अब उत्तर मतलब नॉर्थ, रेलवे मतलब आर, तो इस उत्तरी रेलवे को हम क्या कहेंगे? नॉर्थ रेलवे। क्या कहेंगे इसे? नॉर्थ रेलवे। तो कोष्टक में क्या लिख देंगे? NR। देखो समझो, उत्तर मतलब नॉर्थ होता है, रेलवे मतलब आर होता है, तो कोष्टक में NR लिखा है। सबसे पहले तो आप जब भी रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वहां NR, NWR, NCR ऐसे लिखा रहता है ना। आज के बाद वो झंझट ही खत्म, आप समझ आएंगे ये आर सर ने बताया तो था। ये NWR है मतलब नॉर्थ वेस्ट रेलवे, है ना, इधर से आएगी इधर जाएगी। अब प्लान बना, मतलब आइडिया लगा लोगे आप, है ना, ठीक है ना, तो समझते हैं। मेरे साथ याद करते जाना सबको। उत्तरी रेलवे NR, उत्तरी रेलवे को क्या कहते हैं भाई? NR यानी नॉर्थ रेलवे। पश्चिमी रेलवे WR, पश्चिम मतलब वेस्ट, R रेलवे। दक्षिण, दक्षिण मध्य रेलवे, देखो मध्य मतलब सेंटर, रेलवे मतलब R आ गया। तो पहले तो मैं आपको यही बता रहा हूं जो कोष्टक में लिखे हुए हैं, अब एक एक को याद करते हैं। उत्तर, भारत के उत्तर में जो रेलवे चलती है उसको जो मैनेज करता है उसका जोन जो है वो दिल्ली है। यानी उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। बोलो मेरे साथ, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। क्या है भाई? नई दिल्ली, ठीक है। पश्चिमी रेलवे WR, चर्च गेट मुंबई। बताओ, उत्तर में दिल्ली और पश्चिम में मुंबई, उत्तर में दिल्ली और पश्चिम में मुंबई, उत्तर में दिल्ली और पश्चिम में मुंबई। अब तक तो आराम से याद हो गए। 18 में से 2 गए, 16 रहे। कितने रहे? 16। उत्तर में कौन? दिल्ली, और पश्चिम में कौन? मुंबई, ठीक है ना, आराम से। मुंबई की कौन सी जगह? चर्च गेट, ठीक है। दक्षिण सिकंदराबाद, दक्षिण में कौन है? सिकंदराबाद। देखो यहां थोड़ी मिस्टेक हो रखी है, मैं आपको समझा देता हूं क्या हो रखी है, ठीक है। ब्लैक ले लेते हैं हम। ये जो जगह है मध्य, ये तो है जगह, ये क्या है? जगह, और ये भी क्या है? जगह, ठीक है। अब वो है मध्य SR, वो यहां आएगा मध्य, तो ये क्या बन जाएगा?
दक्षिण मध्य, कोष्टक में क्या आ जाएगा SCR, ठीक है ना। अब उसको वहां नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है ना। अब ये क्या आएगा दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, कोष्टक में क्या लिखूं SER, ठीक है ना। इसको हम इधर लेके आ गए, तो अब आपको यहां नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है ना। यहां सिर्फ आपको क्या याद रखना है, यहां पे सिर्फ आपको सिकंदराबाद और यहां पे सिर्फ कोलकाता। अब याद करते हैं वापस, ठीक है ना। उत्तरी रेलवे NR मुख्यालय नई दिल्ली, आपको याद हो चुका है। पश्चिमी रेलवे WR मुख्यालय कहां है बताओ, चर्च गेट मुंबई। दक्षिण मध्य यानी दक्षिण यानी साउथ, C मतलब सेंटर, R मतलब रेलवे, दक्षिण मध्य SCR रेलवे सिकंदराबाद, मुख्यालय कहां है सिकंदराबाद। बताओ पहली का, उत्तर वाली का नई दिल्ली, पश्चिम वाली का सीधा सीधा चर्च गेट मुंबई। दक्षिण में जो, दक्षिण और मध्य में जो रेलवे है उसका सिकंदराबाद। अब देखो यहां मध्य था, यहां दक्षिण के आगे क्या है पूर्व, जबकि यहां दक्षिण के आगे क्या था मध्य। दक्षिण पूर्व SER कोलकाता। अब आप कहेंगे सर SER क्या है, दक्षिण मतलब साउथ, E मतलब ईस्ट और R मतलब रेलवे, तो इनका अर्थ है शॉर्ट में, है ना, NR उत्तरी रेलवे, पश्चिम रेलवे, है ना। तो इस प्रकार से तो जो दक्षिण पूर्व रेलवे उसका कहां है सेंटर, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, और मध्य रेलवे CR, पक्का याद रखें इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इसका कहां है मुंबई CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। देखो याद कराता हूं मैं अभी आपको, बताओ पहला याद है आपको, दूसरा याद है, दक्षिण मध्य आपको सिकंदराबाद याद रखना है और दक्षिण पूर्व आपको कोलकाता याद रखना है। मध्य रेलवे की बात आती ही आपको मुंबई फिर से लौट रहा है, लेकिन मुंबई में जगह दूसरी है, समझ रहे हो ना आप। मुंबई में मध्य रेलवे भी कहां है, बॉम्बे में है, और आपका पश्चिम रेलवे भी कहां है, चर्च गेट मुंबई में है, लेकिन ये मुंबई में कौन सी जगह है इसकी मध्य रेलवे की, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। देखो थोड़ा जोर तो आएगा याद करने में, लेकिन याद हो जाएगा, थोड़ा प्रयास करोगे तो। 5 समझ लिए हमने, अब कितने रहे बताओ, 13 के आसपास रहे। आगे देखिए, दक्षिणी रेलवे साउथ रेलवे यानी SR, कोष्टक में क्या आ गया SR, कहां है चेन्नई में। साउथ रेलवे कहां है भाई चेन्नई, साउथ रेलवे चेन्नई, साउथ रेलवे चेन्नई। पश्चिम रेलवे याद करो, उत्तरी रेलवे याद करो, 1 और 2 नंबर वाली थी दोनों। उत्तर और पूर्व की रेलवे यानी ये तो भारत का उत्तरी हिस्सा और ये भारत का पूर्व हिस्सा, तो यहां जो रेलवे चलती है इस प्रकार से, उसका जो हिस्सा है वो है गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कौन सा है भाई, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इसको क्या कहेंगे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाले को उत्तरी पूर्वी रेलवे NER, ठीक है ना। अब आ रही है पूर्वी रेलवे यानी ER कोलकाता, ER कोलकाता पूर्वी रेलवे का। फिर आ रही है उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे, इसे याद कर लेना, उत्तर पूर्वी सीमांत यानी सीमा के ऊपर जो रेलवे है, मालीगांव गुवाहाटी, मालीगांव गुवाहाटी। कितने याद हो गए, मालीगांव गुवाहाटी कौन सा है 9 नंबर वाला। पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार। आज सोच रहे सर क्या लेके आए हो, आज याद ही नहीं हो रहा है। 10-12 बार पढ़ना पड़ेगा इसको, जब जाके याद होगा। रोज एक कागज जहां आप स्टडी करते हैं ना वहां चिपका दो इसको, भारतीय रेलवे के जोन 18, ठीक है ना, आराम से याद हो जाएंगे। 10-12 बार इसको सुबह उठते एक बार देख लेना इसको। आधे तो इंटेलिजेंट बच्चे उनको याद भी हो गए, कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया होगा। ऐसे होनहार बच्चे भी है लंदन शहर में, है ना, ठीक है ना। तो पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर बिहार। 11 उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, इसे याद रख लेना आप। उत्तर और पश्चिम का जो रेलवे का मुख्यालय है वो कौन सा जोन है, जयपुर का जोन। पूर्वी तटवर्ती रेलवे ECR भुवनेश्वर, ECR भुवनेश्वर। स्क्रीनशॉट ले लेना, रोज का एक स्क्रीनशॉट भी याद करोगे तो 3 स्क्रीनशॉट है, 3 या 4, 5 तो पहले वाले में थे और 7 इसमें, एक और आगे और है, बस 3 स्क्रीनशॉट, 3 दिन का काम है। आधे बच्चे के लिए तो 30 मिनट का काम है अगर मन से पढ़े तो। 12 तक हम पढ़ चुके हैं, इससे आगे देखिए। उत्तर मध्य रेलवे, इसका सेंटर कहां है, जिसे NCR कहा जाता है, इलाहाबाद। कौन सा रेलवे है ये, उत्तर मध्य रेलवे, जिसका सेंटर कहां है, इलाहाबाद। 14 दक्षिण पश्चिम रेलवे SWR साउथ, है ना, SWR हुबली धारवाड़ कर्नाटक, हुबली, इसको क्या कहेंगे हम, हुबली धारवाड़ कर्नाटक। फिर आता है पश्चिम मध्य रेलवे WCR, पश्चिम मध्य रेलवे WCR मध्य प्रदेश जबलपुर, मध्य प्रदेश जबलपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR बिलासपुर छत्तीसगढ़। कौन सी जगह है ये,
बिलासपुर छत्तीसगढ़। फिर आता है दोनों मेट्रो के और तट के रेलवे आ जाते हैं लास्ट में। ये दोनों थोड़े अलग से दिखाई देते हैं। मेट्रो है ये, इसलिए इसका नाम है कोलकाता मेट्रो, KMR कोलकाता मेट्रो। इसका सेंटर कोलकाता में होगा। और दक्षिण तट रेलवे यानी तट पर रहेगा इसका सेंटर, तो विशाखापट्टनम बंदरगाह का नाम आपने सुना है आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों आपको अलग से ऐसे याद कर लेना आसानी से। देखो कोलकाता वाली का कोलकाता में कोई दिक्कत नहीं है। तट भारत के विशाखापट्टनम, और जो तटों वाले क्षेत्र आएंगे सेलम वगैरह, तो सेलम में तो है नहीं, तो विशाखापट्टनम याद रखना, आपको आसानी से याद हो जाता है। बताओ कितने जोन थे? 18। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके 5-6 करके याद करना है, ठीक है ना। वादा करो मेरे से याद कर लोगे। एग्जाम में बोर्ड में लिखना है, शानदार नंबर आएंगे, मैं कह रहा हूं आपको। ये लिस्ट लिख के आगे ना चेक करने वाला सोचेगा यार कितना पढ़ा है बच्चे ने, मुझे आज तक याद नहीं हुई। चेक करने वाला सोचेगा इसने याद कर लिया यार, 18 जोन याद कर लिए बच्चे ने, है ना। जो IAS लेवल का बच्चा जाके याद करता है, बोलो आसानी से याद कर लेना है इसको। क्या कर लेना है? आसानी से याद कर लेना। आगे देखिए, बड़ी मजेदार चीजें हैं। देश में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई भारत के उत्तर में है। किस तरफ है? यानी भारत में ज्यादा रेलें छुक 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 करती हुई कहां चलती है? उत्तर में चलती है। कहां चलती है? उत्तरी भारत में ज्यादा रेलवे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पश्चिम में नहीं है। दूसरी तरफ जो ज्यादा, दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा ट्रेनें अगर कहीं चलती है तो पश्चिम भारत है। कौन सा भारत है? दक्षिण में नहीं है, पश्चिम भारत में, है ना। तो पहला उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा ट्रेनें, दूसरे नंबर पर पश्चिम भारत। तो जानते हैं कितनी है? देखिए, देश में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तरी जोन में है। उत्तर जोन NR 11,040 किलोमीटर ट्रेन की पटरियां हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कितनी है? 11,040 किलोमीटर के अंतर्गत है। इसके बाद पश्चिम जोन WR कितनी है? 10,295। सबसे ज्यादा भारत की रेलवे इस तरफ देखने को मिलती है, एक तो उत्तर की तरफ और एक पश्चिम की तरफ, दो ही जगह, ठीक है ना। आगे देखिए, इसके बाद पश्चिम जोन का स्थान आ गया। भारत के उत्तर समतल मैदान में रेल मार्गों का सर्वाधिक घनत्व है। उत्तरी मैदानों में ट्रेनें खूब चला करती है क्योंकि आराम से खुले में चलती है। ट्रेन को खुले में चढ़ने में जो मजा आता है वो कहीं भी ट्रेन को मजा नहीं आता है, ठीक है ना। इसलिए ट्रेन जो है वहां डेवलप भी हुआ, अच्छी ट्रेनें भी चली। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रेनें नहीं चलती है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी बहुत सी ट्रेनें चला करती है। जैसे कि अभी कुछ देर बाद हम कोंकण रेलवे देखेंगे, मतलब कोंकण रेलवे जो महाराष्ट्र से कर्नाटक तक चलाई गई है, उसको भी हम देखेंगे। 760 किलोमीटर के आसपास है, जो पता नहीं किस किस क्षेत्र से गुजरते हुए, पहाड़ियों से गुजरते हुए, आदि क्षेत्रों से। फिर जम्मू कश्मीर वाली रेलवे को हम देखेंगे, वो भी कई क्षेत्रों में गुजरती है, कई अलग अलग क्षेत्रों से जाती है। तो सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। रेलवे खत्म कर देंगे आज, मतलब रेलवे टॉपिक खत्म कर देंगे, है ना। रेलवे तो चलनी चाहिए, बुलेट ट्रेन आ गई, अब रेलवे कैसे खत्म होगी। लेकिन रेलवे टॉपिक को आज हम पढ़ लेंगे। थोड़ा संयम रखें। मैं मानता हूँ आप स्कूल से आगे इसमें पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा संयम रखना, फिर आराम से खेलना कूदना जो भी मजे लेना है वो करना आप, ठीक है ना। भारत के उत्तरी समतल मैदान में रेल मार्ग का सर्वाधिक घनत्व है। राज्यवार देखें तो पंजाब में रेल घनत्व सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा ट्रेन जो है वो पगड़ी वालों के पास है। ट्रेनें किसके पास है? पंजाबियों के पास है। सबसे ज्यादा ट्रेनें कहाँ? उत्तरी भारत, मतलब पंजाब की तरफ, ठीक है ना। जय सत अकाल की। इसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद P4 पंजाब, P4 पश्चिम बंगाल। पहले ट्रेनें पंजाब, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, पहले स्थान पे उत्तरी भारत, दूसरे स्थान पे पश्चिम भारत। आराम से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सर ये तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन वो पीछे वाली जो सारणी थी ना, वो अभी तक सर दर्द कर रही है। रेल घनत्व सर्वाधिक है। इसके बाद क्रम से पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश का स्थान है। पश्चिम बंगाल 2 नंबर पे, हरियाणा, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश। ये टच ही होता है पंजाब हरियाणा, तो ये बीच में पश्चिम बंगाल घुस गए, नहीं तो आसानी से याद हो जाते, ठीक है। भारत के कुल रेल मार्ग के 31.33 का विद्युतीकरण हो चुका है। आज अधिकतर ट्रेनें क्या चलती है? लाइट से। पहले कैसे चलती थी? कोयले से। अब अधिकतर ट्रेनें भारत में किससे चल रही है? लाइट से। इसीलिए लिखा गया विद्युतीकरण। यानी 10 में से, मतलब 1/3 में कह सकता हूं, या 10 में से लगभग 3 या 4 ट्रेनें जो है विद्युत से चलती है। 100 में से 30 या 35 ट्रेनें विद्युत से चलती। तो इस प्रकार के आंकड़े हम इसको मान सकते हैं। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। कोंकण रेलवे बहुत प्यारा लगता है मुझे। कोंकण रेलवे क्यों लगता है? आपको भी लगेगा। देखो इसको समझना ध्यान से, है ना।
एक जगह है रोहा जगह, कौन सी जगह है? रोहा। और ये जगह है महाराष्ट्र में। कहां है भाई? महाराष्ट्र में। रोहा जगह महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी लिख सकते हैं इसको, महाराष्ट्र लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां से एक ट्रेन की पटरियां निकाली गई है इस प्रकार से, लहराती हुई, नाग लपेटे लेती हुई, इस प्रकार से ये ट्रेन की पटरियां हैं भाई साहब। ये आपको यहाँ डिजिटल बोर्ड पे थोड़ी सी दिख सकती है, लेकिन बहुत लंबाई है। लास्ट कहाँ तक इसे निकाला गया है? एक जगह पड़ती है कर्नाटक में जिसका नाम है मंगलोर। मंगलोर कर्नाटक, मंगलोर कर्नाटक, यहां तक है ये। टोटल दूरी की बात करें तो 760 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है ये। कितनी है भाई? 760 किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी खास बातें क्या है? ये रेलवे लाइन कौन सी पढ़ रहे हैं? कोंकण। इस पूरी डायग्राम से पढ़ाऊंगा मैं आपको, याद कर लेना अच्छे से, है ना। लिखना ऐसे एग्जाम में, आधे लोग क्या सिर्फ डायग्राम बना के आ जाते हैं फिर लिखते नहीं है। ठीक है ना, अच्छे से करना है इस बार बोर्ड को। इस बार बोर्ड में ऐसे लगना चाहिए कि यार ये लर्न एंड शेयर वाले बच्चों को क्या देते हैं, कौन सा टॉनिक देते हैं कि रिजल्ट इतना शानदार रहता है ना। कहना मेहनत करते हैं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं। लर्न एंड शेयर के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। रोहा महाराष्ट्र से मंगलोर कर्नाटक तक चलती है, और इसकी खास बात यह है कि ये 760 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है, लेकिन इसके बीच में ढेर सारी चीजें आती है। सबसे पहले इसमें सुरंग आती है। क्या आती है? 92 सुरंगें बनी हुई है। कितनी सुरंगें? 92 सुरंगें। ठीक है, इसकी और क्या खास बात है? 179, कितना? 179 क्या है इसके अंदर? बड़े बड़े से पुल है, पुल। चलो साहब ये भी याद कर लेंगे। और इसमें क्या है? 56 रेलवे स्टेशन है। कितने रेलवे स्टेशन है इसके अंदर? 56, 56 है ना, 56 रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन। जुकाम गया नहीं है पूरी तरह से, है ना, फिर भी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। देखो, रोहा महाराष्ट्र से मंगलोर कर्नाटक तक 760 किलोमीटर की ये जो रेलवे लाइन है, इसमें 92 सुरंगें आती है। क्या होती है सुरंग? अरे पहाड़ को काट दिया जाता है, बीच में से एक गुफा बना दी जाती है बहुत बड़ी, और उस गुफा को टनल कहा जाता है, टनल को ही सुरंग कहा जाता है। यानी पहाड़ को यूं इस प्रकार से काटा जाता है, इस प्रकार से, और उसके अंदर में से यूं ट्रेन चली जाया करती है। आप में से कई बच्चों को समझ में आ गया। और सर तो उसकी बात कर रहे हैं, मैं भी एक बार गया था वहाँ पे, मतलब कहीं घूमने गया था, और वहाँ मैंने देखा कि एकदम से अंधेरा हो गया, ट्रेन जो है अलग अजीब सी आवाज़ करने लग गई। वो टनल थी, वो सुरंग थी। और कभी महाराष्ट्र से कर्नाटक जाने का मौका मिलेगा आपको तो देखना 92 सुरंग आएगी। कितनी आएगी? 92 गुफाओं से गुजरोगे आप चुक 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 करते हुए। समझ गए? 179 पुल है यहाँ पे, 179 पुल, यानी 179 पुल बने हुए। देखो खास बात क्या है, पुल के तो ऊपर से जाएगी ट्रेन और सुरंग के नीचे से जाएगी ट्रेन। मतलब सुरंग तो अंदर होती है पहाड़ के, पुल यूं इस प्रकार होता है, उसके नीचे से पानी वानी निकला करता है। तो ट्रेन यूं जाएगी ऊपर से तो पुल है, ट्रेन नीचे से जाएगी पहाड़ के तो क्या है? सुरंग है। तो पुल कितना है? 179, और सुरंग कितनी है? 92। आराम से याद हो जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हम पढ़ रहे हैं कोंकण रेलवे, जो रोहा महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक के मंगलोर तक। वो मंगलू नहीं है जो आजकल मीडिया में आ रहा है, ये मंगलोर है। क्या है? मंगलोर। ठीक है, ट्रेन कितनी जगह रुकेगी? चाप, कचौरी, समोसा, चाय, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ले सकते हो। पानी पता से नहीं मिलते हैं रेलवे स्टेशन पे, अंदर की तरफ बाहर मिल जाते हैं ना। ठीक है ना, तो 56 रेलवे स्टेशन आते हैं, 56 रेलवे स्टेशन। कितने आते हैं? तो आपको क्या याद रखना है? 92 सुरंग और 179 पुल और 56 रेलवे स्टेशन के साथ कोंकण रेलवे अपना एक गौरवमयी इतिहास और गौरवमयी वर्तमान को सजा रहा है। ठीक है ना, देखिए अब इसको पढ़ लो। कोंकण रेलवे परियोजना के तहत रोहा महाराष्ट्र से मंगलोर कर्नाटक के बीच 760 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का निर्माण किया गया। इस रेल मार्ग में 92 सुरंग है, 179 बड़े पुल है और 56 रेलवे है, रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे मार्ग के तहत रत्नागिरी के नजदीक कारगुंडे में 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई। देखो यहाँ पे रत्नागिरी पहाड़ी आती है यहाँ पे,
और यहाँ एक बहुत बड़ी सुरंग है, ये तो बाकी छोटी छोटी सुरंग है, लेकिन ये देखो आप 6.5 6.5 किलोमीटर की सुरंग है। सुरंग बहुत बड़ी सुरंग है। अभी तो क्या सुरंग पड़ी है, अभी अगले में देखना आप जम्मू वाली सुरंग 11 किलोमीटर प्रस्तावित है, बन रही है अभी, ठीक है ना। तो कारगुंडे स्थान पर है, किस स्थान पर है, कारगुंडे स्थान पर एक लंबी सुरंग है जो रत्नागिरी पहाड़ी के आसपास है। आपको आसानी से याद हो जाना चाहिए कोंकण रेलवे कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है, कितना किलोमीटर है, कितने पुल है और कितनी सुरंगें हैं, कितने रेलवे स्टेशन है। कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे सारा का सारा मैटर। सर इतना कौन लिखेगा, आप लिखेंगे ताकि याद हो जाए, ठीक है ना। आगे देखिए, जो उस समय एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग हुआ करती थी 6.5 किलोमीटर वाली, लेकिन अभी एशिया की दूसरी आ जाएगी जो बहुत शानदार है। जम्मू कश्मीर में अपने देश में कोई दिक्कत नहीं है। कोंकण रेल मार्ग महाराष्ट्र से जाता है, फिर गोवा पहुंच जाता है, फिर कर्नाटक और आधे राज्यों से होकर गुजरता है। यद्यपि इसका लाभ केरल को भी मिल जाता है, थोड़ा सा पास से गुजर रहा है। केरल वाले टप कर दे, बस पकड़ के वहां तक पहुंच जाते हैं और उसमें ज्वाइन कर लेते हैं ना। तो मुख्यतः कहां से जाता है, तो आपको ये 3 राज्यों के नाम तो पक्का याद रखना है, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। कर्नाटक तो लास्ट है, वैसे महाराष्ट्र से शुरू होता है, बीच में गोवा आता है और साथ को किसको ले लेता है, केरल को ले लेता है। तो ये कोंकण रेलवे जो के आसपास ही घूमता है, केरल कर्नाटक है ना, के आसपास घूमता है, ठीक है। आप कहेंगे सर गोवा में नहीं है, तो गोवा जी के आसपास घूम लिया, फिर एम के आसपास घूम लिया, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। आगे देखिए, यह है कश्मीर घाटी रेल। कश्मीर की घाटी जहां कभी ने किसी ने सोची ना होगी, है ना, लेकिन तेरे भाई ने नितिन गडकरी ने ये वो सब कुछ कर दिखाया कोंकण कश्मीर घाटी की रेलवे का, है ना। और भी ढेर सारे परिवहन मंत्री आए, सबने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन कश्मीर घाटी जो रेल है वो वास्तव में देखने लायक है। पर्यटक की दृष्टि से, पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से, पहाड़ों के अंदर जहां कभी वास्तव में लगा ही नहीं कि यहाँ ट्रेन चलेगी, है ना, जो ट्रांस हिमालय हमने 11th में पढ़ा है, उस क्षेत्र में धीरे धीरे रेलों का, ट्रेनों का चलना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये कहां से चलती है, कश्मीर घाटी में रेल की अगर बात करें तो एक जगह है उधमपुर। कौन सी जगह है, उधमपुर। जैसे कोंकण याद किया वैसे इसको याद करना है, बहुत प्यारा है ये, वो भी बहुत प्यारा था। ये कहां है, तो ऐसे लिख देना, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। यहां से ये ट्रेन चलती है साहब, इस प्रकार से, ठीक है। और लास्ट में कहां जाती है, साफ साफ लिखा हुआ है, उधमपुर से बारामूला के बीच रेल लाइन बिछाई जा रही है। वर्तमान में जम्मू के उधमपुर से होते हुए कटरा रेल मार्गों तक, कटरा से बनिहाल तक की जाती है। तो यहां याद रखना आपको बारामूला, यहां तक ये आती है। कहां कहां से गुजर रही है, बीच में कटरा वटरा सब तक जाती है ये रेल मार्ग। देखो आगे इसके किलोमीटर भी लिखे हुए, 11 किलोमीटर इसमें सुरंग बनाई जा रही है और ये रेल जो है बारामूला तक रेल यात्रियों को ले जाती है। तो इसमें क्या है, इसके बीच में इस जगह यहाँ पे एक 11 किलोमीटर की सुरंग बनाई जा रही है। कितने किलोमीटर की, 11 किलोमीटर की सुरंग। बस ये 3 बातें आपको इसकी याद रखनी है। जो एशिया की सबसे बड़ी सुरंग होगी, पूरे एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। और भी जब तक कोई नई सुरंग आ जाए वो बात अलग है। देखो ऐसे चलती है। अब ये जो यहाँ बर्फ है इसको कौन हटाएगा, रेल मंत्रालय हटाएगा। अगर ये सड़क मार्ग होता तो बीआरओ हटाता। बीआरओ पढ़ा ना हमने, जो 1960 से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए उधमपुर से, जम्मू कश्मीर के को डेवलप करने के लिए उधमपुर जो जगह है, उधमपुर से बारामूला जो जगह है वहां तक, देखो उधमपुर से बारामूला लिखा हुआ, वहां तक यानी वाया कटरा होते हुए, बनिहाल होते हुए, यानी ये उधमपुर से कहां जाएगी, कटरा आएगी। किस स्थान पर आएगी भाई, कटरा आएगी। कटरा से फिर बनिहाल जाएगी। बनिहाल दर्रा है, आपने नाम सुना होगा, बनिहाल है, नाथुला है, जम्मू कश्मीर के दर्रे ही है ना। ये सारे दर्रे जो है, दर्रे का मतलब क्या होता है, घाटी होती है जिसके बीच में से निकला जा सके, तंग घाटी, तो उसको दर्रा कहते हैं। हम क्या कहते हैं, दर्रा। तो नाथुला दर्रा ऐसे इनका नाम होता है। इसको ला भी कहते हैं, ला का मतलब भी दर्रा ही होता है। नाथुला मतलब नाथू वाला दर्रा, नाथुला कहलाता है, ठीक है ना। तो उधमपुर से बनिहाल के बीच रेल लाइन बिछाई गई है। वर्तमान में जम्मू से उधमपुर होते हुए कटरा रेल मार्ग यात्रियों के लिए चालू हो गई है आधी से ज्यादा। कटरा से बनिहाल तक अभी रेल मार्ग निर्माणाधीन है, यानी कटरा से आगे का थोड़ा निर्माणाधीन है और आधा इसमें डेवलप हो चुका है। आपको सिर्फ याद क्या रखना, कोंकण पड़े, महाराष्ट्र से कर्नाटक, मंगलोर लास्ट है उसका,
और ऊपर वाले की बात करें महाराष्ट्र में रोवा स्थान से शुरू होता है, 1760 किलोमीटर के आसपास चलता है। उसमें जो सुरंग थी 6.5 थी, वो हम बात कर रहे हैं कोंकण की। लेकिन जम्मू कश्मीर के इस रेलवे की बात करें तो ये उधमपुर से लेकर बारामूला तक चलता है, कटरा बनियाल तक चलता है। आधा बन गया, आधा डेवलप हो रहा है और 11 किलोमीटर की इसके अंदर क्या है, सुरंग है। ये सारी चीजें जब याद कर लेते तो इससे आगे अगर हम देखें तो और भी प्यारी चीज हमें देखने को मिलती है। पुणे बनियाल से आगे बारामूला तक रेल मार्ग यात्रियों के लिए चालू हो गया है। इस परियोजना के तहत कांजीगुड और बनियाल के बीच, यानी दो जगह है कांजीगुड और बनियाल, इन दोनों के बीच, कांजीगुड और इन दोनों के बीच, बनिहाल के बीच 11 किलोमीटर की सुरंग है, जिसकी बात अभी हम कर चुके हैं। 11 किलोमीटर की एक लंबी सुरंग बनाई गई है। कितने किलोमीटर की? 11 किलोमीटर की एक बहुत लंबी सुरंग बनाई गई है और सुरंग के माध्यम से ही इसका परिवहन चलता है। मतलब परिवहन जो है, अगर वो सुरंग नहीं बनाते तो क्या परिवहन चल पाता? यानी परिवहन पूरा किस पे टिका हुआ है? सुरंग पे टिका हुआ है। किस पे टिका हुआ है? सुरंग पे। वर्तमान में एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग है, आप इसको पक्का याद रखें, एशिया की सबसे लंबी रेल सुरंग है। अब कुछ याद आ रहा है? सबसे पहली रेल 1853 में, कहां से कहां तक? मुंबई से थाने तक। ट्रेनों के हिसाब से किन शहरों को डेवलप किया गया सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा? चेन्नई, कोलकाता और मुंबई, इन 3 शहरों को डेवलप किया गया। सबसे ज्यादा रेलवे उत्तरी भारत की तरफ और पश्चिम भारत की तरफ। सबसे ज्यादा रेलवे राज्यों की बात करें तो पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा आदि क्षेत्र आ जाते हैं। तो ये कुछ चीजें आपको मुख ज़बानी याद होनी चाहिए। 18 जोन आपको फटाफट से याद करने चाहिए। कैसे करें? आगे देखिए, वही रेल सुरंग जम्मू को कश्मीर से जोड़ती है। यानी ये रेल जो सुरंग है ये जम्मू को भी किससे जोड़ देती है? सीधा सीधा कश्मीर से जोड़ देती है। भारतीय रेलवे की समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या टिकट नहीं लेते हैं। कौन सी समस्या? टिकट नहीं लेते। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, लिखा हुआ है, बिना टिकट यात्रा कर लेते हैं। देखिए कैसे भारतीय रेलवे की समस्याओं की बात कर रहे हैं जो हर परिवहन में आती है, चाहे वो सड़क परिवहन है उसमें भी आ जाती है, चाहे वो वायु परिवहन है उसमें भी आ जाती है। हाईजैक कर लिया जाता है, यानी दुर्घटना तो हर किसी में हो सकती है, हमला हर किसी में हो सकता है, लेकिन हम रेलवे की बात कर रहे हैं। पुराने ट्रैक और रोलिंग स्टॉक की खराब स्थिति भारतीय रेलवे के सामने एक बड़ी समस्या है। पुरानी पटरियां पुरानी पड़ गई, कभी भी टूट जाती है, हालत खराब हो चुकी है। मतलब रेल पुरानी हो गई, पटरियां पुरानी हो गई, अभी भी घिसी पिटी ट्रेनें और घिसी पिटी पटरियों को काम में लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है भारतीय रेलवे की कि अब अपडेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपडेटिंग होना चाहिए। नई ट्रेनें आनी चाहिए, नई पटरियां लगना चाहिए, भले उसी जगह लगा दो आप, उसी ट्रैक पे, ठीक है ना। एक जो रेलवे लाइन पहले बनाई गई उसको आप देखें तो अब दूसरी रेल लाइन उसके पास बिछाई नहीं जा सकती, अब 2 ट्रेनें आसपास से गुजर ही नहीं सकती। तो अब क्या करें? इस चीज का पहले ध्यान नहीं दिया गया है ना। तो ये कई चीजें हैं जिसको एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी पुराने जो ट्रैक है, सबसे बड़ी समस्या पुराने जो ट्रैक है, पुरानी जो पटरियां, पुरानी जो रेल है, उसको बदलने में बहुत इकोनॉमी खर्चा आता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। वो तो अंग्रेज लगा गए पैसे, हमारे देश का था हालांकि, ठीक है ना। बिना टिकट यात्रा, ये कोई समस्या है क्या? ये सबसे बड़ी समस्या है, बिना टिकट यात्रा। मतलब 20-25% तो ऐसे होते ही है दिन में एक ट्रेन के अंदर जो बिना टिकट यात्रा कर लेते हैं, ठीक है ना। जबकि बहुत खतरनाक चीज होती है। वादा करो मेरे से बिना टिकट यात्रा नहीं करोगे। वादा करने में क्या जाता है सर, करते तो बिना टिकट ही है ना। रेलवे दुर्घटनाएं, रेलवे में आजकल ज्यादा दुर्घटनाएं बढ़ गई, पता नहीं क्यों, क्या कारण है? मतलब मौसम खराब होने की वजह से दुर्घटना हो सकती है, कभी कभी कोहरा, धुंध जिसे हम कहते हैं सुबह सुबह सर्दियों में, उसके कारण हो सकती है। तो दुर्घटनाएं जो इससे बढ़ती जा रही। रेलवे पर हमला, ये तो किसी पे भी हो सकता है, सड़क परिवहन में बस पे हो सकता है, रेल मार्ग में रेल पर हो सकता है। तो हमला तो किसी पे भी हो सकता है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना है कि रेलवे पर हमला होता है। ये रेलवे की समस्या। तो पहली कौन सी? पुराने ट्रैक है। दूसरी कौन सी? बिना टिकट यात्रा। तीसरी रेलवे की दुर्घटनाएं हो रही है। और चौथा रेलवे पर हमला, जबकि हम ही कह रहे थे सबसे सुरक्षित है, यानी बाकी सबसे सुरक्षित है ना। होता तो दिक्कत तो सब में आती। आधुनिक प्रबंधन का अभाव, यानी जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो पूरी तरह से अभी इसमें लागू नहीं की गई, पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट इसमें नहीं किए जा रहे, जबकि ये किए जा रहे हैं। लेकिन ये समस्या में आपको लिखना है कि नहीं किए जा रहे। लाभ लिखते तो लिख देते भारतीय रेलवे में क्या सुधार है, तो वहां लिखते नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहां अगर समस्या लिख रहे हैं तो लिखेंगे नहीं किया जा रहा है। बहिष्कृत प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी काम ही नहीं आ रही है उसको भी आज घिसा पिटा के चलाया जा रहा है। प्रतिस्थापना की समस्या, पटरियां जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जानी है तो समस्या आती है माल को लाने जाने में, तो ये प्रतिस्थापना की समस्या। दोहरी लाइनें बिछाने की समस्या,
दोहरी लाइन है मतलब डबल लाइन, जगह नहीं है। अब कहाँ बिछाए, पहले लाइन बिछा के चले गए अंग्रेज, उनको एक ट्रेन की जरूरत होगी। अब यहाँ तो भीड़ बढ़ गई, जनसंख्या हम चीन से उठक पटक खेल रहे हैं, कभी वो हमसे ऊपर, कभी हम उससे नीचे, कभी वो हमसे नीचे तो हम उससे ऊपर। उठक पटक चल रही है कि नहीं चल रही है, कभी चीन से आगे जा रहे हैं, कभी चीन से पीछे आ रहे हैं। तो उठक पटक है, चीन पीछे रख देगा, चीन आगे ले लेगा, ये तो एक अलग मुद्दा है। कुछ दिन पहले आगे आगे, अभी पता चल रहा है कि पीछे चले गए, ठीक है ना। तो जिस देश में ज्यादा नावण हर सावण है वो देश आगे, ठीक है। दोहरी लाइन बिछाने की समस्या हमारे देश के अंदर आ रही है, डबल लाइन नहीं बिछाई जा सकती है, समस्या आ रही है। तो दुर्घटना का खतरा, बिना टिकट की यात्रा का, पुराने ट्रैक का प्रयोग आदि समस्या हमारे सामने आ रही है। अब आप खेलने जाएंगे मुझे पता है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मस्त तरीके से भारतीय रेल को पढ़ा। अगर आप इस लेक्चर को पूरा देख लेते हैं और भारतीय रेलवे का निबंधात्मक क्वेश्चन आता है तो मेरे इन गुलगुलों के पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। लाओगे कि नहीं लाओगे, बोलो एक साथ लेके आएंगे सर, है ना। और मिलते हैं अगले शानदार लेक्चर के साथ, इससे भी मजेदार लेक्चर के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।